हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज आपके लिए इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट से वर्ड मीनिंग लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी गारंटी है अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ना, लिखना और इनका यूज़ सेंटेंसेस में करना सीख जाएंगे तो आप इंग्लिश को 50% पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। एक एक वर्ड को मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी और साथ ही साथ उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूं। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को हम किस तरीके से सीखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ANY। तो इसको हम पढ़ते हैं एनी। और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोई होती है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें लिखा रहता है कि आंसर एनी 5 के क्वेश्चन या आंसर एनी 7 क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई से भी 5 या 7 क्वेश्चंस करिए। इसके बाद है AGO। तो AGO को हम पढ़ लेंगे एगो। और एगो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पहले। जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है लॉन्ग एगो, यानी कि कई समय पहले की बात है, यानी बहुत समय पहले की बात है। अब है AGE। तो इसको हम पढ़ेंगे एज। और एज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? युग होती है। मान लीजिए आपको कोई मिलता है और आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी उम्र क्या है, तो इस बात को आप इंग्लिश में किस तरीके से कहेंगे? आप बोलेंगे व्हाट इज़ योर एज, यानी कि आपकी उम्र क्या है। और यहाँ पे एज का मतलब युग भी होता है और क्या होता है? उम्र भी होता है। अब है AFTER। तो इसको हम पढ़ते हैं आफ्टर। और आफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बाद में होती है। जैसे आपको ऑफिस में कोई आता है तो आप बोलते हैं कि ही कम्स आफ्टर मी, यानी कि वह मेरे बाद में आता है। या फिर आपने बोला है 11 कम्स आफ्टर 10, यानी कि 11 11 10 के बाद में आता है। ऐसे हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद है AGAIN। तो इसको हम पढ़ते हैं अगेन। और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः या फिर दोबारा। ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने कोई काम किया है और उसने सही तरीके से नहीं किया है तो आप उससे कहते हैं कि डू इट अगेन। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसको पुनः करिए, यानी कि इसको दोबारा करिए। और फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल्स तो कई दे सकती हूँ, लेकिन आपको एक या दो ही इसलिए देती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप को अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन मालूम है, वर्ड मीनिंग पता है, तो आप सेंटेंसेस में तो यूज़ कैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद है ALTHOUGH। तो ALTHOUGH को हम पढ़ेंगे आल्दो। और ऑल्दो की हिंदी मीनिंग होती है यद्यपि। अब है ANOTHER। तो इसको हम पढ़ते हैं अनअदर। और अनदर का मतलब होता है या तो। इसके बाद है BUT। तो इसको हम बट पढ़ते हैं, बुट नहीं पढ़ते हैं। और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बट मीन्स होता है लेकिन। जैसे आपने किसी से कहा है बट यू कैन गो, लेकिन आप जा सकते हैं, या फिर लेकिन तुम जा सकते हो। ऐसे ही है BEFORE। तो इसको हम पढ़ते हैं बिफोर। और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। और इसका यूज हम कैसे करेंगे सेंटेंसेस में? जैसे मैंने बोला है कि आई हैड डन इट बिफोर। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं इसको पहले ही कर चुका था। ठीक है। या फिर आपने कहा है कि ही कम्स बिफोर मी, यानी कि वह मुझसे पहले आ जाता है। अब है BESIDE। तो BE को हम बी पढ़ते हैं और SIDE को पढ़ेंगे साइड। तो इसको पढ़ लेंगे बिसाइड। और बिसाइड की हिंदी मीनिंग होती है के बजाय।
और सेंटेंस में अगर हम यूज कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा है कि ही लाइक टू ईट मैंगोज बिसाइड ग्रेप्स, वह आम को अंगूर के बजाय ज़्यादा खाना पसंद करता है। इसका मतलब है कि वह आम को अंगूर की तुलना में ज़्यादा पसंद करता है। ही लाइक्स टू ईट मैंगोज बिसाइड ग्रेप्स। क्लियर है। इसके बाद है BELOW, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम बिलो। और बिलो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नीचे। इसके बाद है BEST, तो इसको हम पढ़ेंगे बेस्ट। और बेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे अच्छा। जो सबसे अच्छा होता है उसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं बेस्ट। ठीक है, लेकिन मैं अपने वीडियो को बेस्ट तो नहीं बोल सकती हूँ, ये तो आपको ही डिसाइड करना है ये बेस्ट है या फिर गुड है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी किया करें। इसके बाद है BENEATH, तो BE को हम पढ़ेंगे बी और NEATH को पढ़ते हैं नीथ, तो इसको पढ़ेंगे बीनीथ। और बीनीथ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नीचे। अब है फ्रेंड्स CAN, तो CAN को हम पढ़ेंगे कैन। और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? शक ना होती है। ठीक है। और COULD होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? कुड पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी किसी भी वर्ड में L के बाद D आता है तो हमें वहाँ पे L का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करना होता है। वहाँ पे L क्या रहती है? साइलेंट रहती है, इसीलिए हम इसको कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। जैसे SHOULD होता है तो उसको हम शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? शुड पढ़ते हैं। ऐसे ही इसको हम कुड पढ़ेंगे। और कुड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना ही होती है, यानी कि कैन और कुड दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है? सकना होता है। लेकिन इनमें यूज करते हैं जब हम इनका सेंटेंसेस में तो इनका मतलब अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है? कैन का तो यूज हमेशा ही हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है। और जो कुड होता है इसका यूज हम करते हैं हमेशा ही पास्ट टेंस के लिए। जैसे मैंने कहा है कि आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। और अगर मैं कह रहा हूँ कि आई कुड सिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि मैं गा सकता था लेकिन अब नहीं गा सकता हूँ। तो अंतर समझ में आया? आई कैन सिंग तो इसका मतलब हो गया मैं गा सकता हूँ, और आई कुड सिंग तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं गा सकता था। अब है CARRY, तो CARRY को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स कैरी। और कैरी की हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है? ले जाना। और सेंटेंस में यूज हम कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा है दे कैरी गुड्स, यानी कि वे सामान ले जाते हैं। दे कैरी गुड्स यानी कि वे सामान ले जाते हैं। इस तरीके से हम कैरी का यूज कर रहे हैं। अब है CASTLE, तो CASTLE है तो इसको हम कास्टल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कासल पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब भी किसी भी वर्ड में S के बाद T आती है, यहाँ पे जो T होती है इसको हम साइलेंट रखते हैं, यानी कि हम इसको नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हम इससे नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया कासल। कासल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कासल मीन्स होता है केला। अब है DO, तो इसको हम डू पढ़ेंगे। और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। और डू का यूज हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। जैसे डू इट, डू इट का मतलब क्या हो जाएगा? इसे करिए। ठीक है। नेक्स्ट है DID, तो इसको हम पढ़ेंगे डिड। और डिड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? किया। और डिड का यूज हमेशा ही हम करते हैं पास्ट के रूप में, यानी कि ये होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। डू होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड हो जाती है सेकेंड, और थर्ड होती है डन। तो अगर मैंने कहा है डू इट, इसे करिए, तो मैं अभी की बात कर रही हूँ। और डिड का मतलब हो जाएगा ही डिड इट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसने यह किया। इसका मतलब क्या है? कि यह कर चुका है, तो वो पास्ट की बात हो रही है। और अगर हम डन का यूज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा है कि ही हैज़ डन इट, तो उसने यह इसे किया, यानी कि कोई भी काम है उसको किया है। अब है DURATION, तो DURATION को पढ़ेंगे हम ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन की हिंदी मीनिंग होती है अवधि।
इसके बाद है EITHER, तो EITHER को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आइदर, और आइदर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, या तो। और सेंटेंस में अगर हम यूज कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा है आइदर यू और ही कैन डू दिस वर्क, इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, या तो तुम या फिर वो इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है EACH, तो इसको हम पढ़ लेंगे ईच, और ईच की हिंदी मीनिंग होती है प्रत्येक, सभी। और सेंटेंस में यूज होगा जैसे आपने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ईच ऑफ द बॉयज़, यानी कि सभी लड़कों में मिठाइयाँ बांट दो। इसके बाद है EVERY, तो इसको हम पढ़ेंगे एवरी, और एवरी की हिंदी मीनिंग होती है प्रत्येक। और सेंटेंस में यूज हुआ तो जैसे मैंने कहा है कि एवरीवन शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, हर किसी को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एवरी 2 बार लिख दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपने शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखा होगा तो मेरी गारंटी है तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप स्किप करके दोबारा से देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।